वेलकम स्टूडेंट। आप बोर्ड में लिखा हुआ पा रहे होंगे क्लास 10 पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली आज हम आपको क्लास 10 का पॉलिनोमियल बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट एंड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो डिवीज़न एल्गोरिदम जो है ये टॉपिक 2020-21 में एलिमिनेटेड है, इसलिए इस टॉपिक को हम टेकअप नहीं कर रहे हैं। आपको ये तीनों टॉपिक्स मैं वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन यहाँ से क्लास 10 के सिलेबस से स्टार्ट करने के पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या है पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हम लोग इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो पॉलिनोमियल जो है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। तो अब हम एक जनरल पॉलिनोमियल लिखते हैं a0x⁴ प्लस a1x⁴ प्लस a2x⁴ प्लस डॉट 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 प्लस an(x⁴n). ये आ गया। तो क्या पॉलिनोमियल इस तरह से हो सकता है √3x⁴1/2 प्लस x⁻⁻3? नहीं। पॉलिनोमियल्स को मैंने बोला कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल, लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड हम करेंगे कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ द एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, जैसे यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, a0, a1, a2 और an ये सारे क्या हैं, कोई भी रियल नंबर होंगे और इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव जीरो हो, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब वैसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी सारे रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे पावर में। पावर में क्या है, फ्रैक्शन नहीं होगा और नेगेटिव नंबर नहीं होगा। वैसे ही एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हम दो एग्जांपल्स आपको ले लेते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन 3/x² प्लस 7x प्लस 8 ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये x देखिए डिनोमिनेटर में है। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3x⁻⁻2 प्लस 7x प्लस 8। तो देखिए x का पावर यहाँ हो गया -2। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, 4x³ प्लस 3x² प्लस 7√x प्लस 8। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 7x⁻1/2 प्लस 8। यहाँ देखिए, यहाँ पर x का पावर फ्रैक्शन है, तो हमने बोला कि पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, यानी इसको छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर क्या हो गया, 1/2 फ्रैक्शन है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कुछ थे पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में डिग्री के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे और टर्म के आधार पे।
तो उतने डिटेल्स में हम लोग जाएंगे नहीं। आज हम लोग सीधे आ जाएंगे डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये दूसरा पॉलिनोमियल हमने लिखा। ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e तीन पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं। पहले में जो मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं, ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। तो देखिए यहाँ x का पावर 1, x का पावर 2, तो ये मैक्सिमम पावर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। देखिए यहाँ x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तीनों आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, दो और पॉलिनोमियल्स आपको मैं बताऊंगा। एक कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया ax प्लस b, ये लीनियर पॉलिनोमियल। फिर एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये केवल हम लोग एक कांस्टेंट लिखेंगे। तो अब आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो x के पावर 0 अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, यानी ये a ही हुआ। क्यों, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। ठीक है, कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, है ना। तो a को आप ऐसे लिखेंगे, यानी ये कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस तरह से क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये डिग्री के आधार पे क्लासिफिकेशन है, क्लास 9 में आपने ये पढ़ा होगा। अब हम लोग फिर से थोड़ा सा लौटते हैं कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, कि जीरोज़ किसको कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू ऐसा हो कि पॉलिनोमियल को 0 कर दे, उसको हम लोग कहते हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज करिए कि हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, ये ले लिए x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब x का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 x का वैल्यू हम ले लिए 1। अब ये हम लोग x का ये वैल्यू पॉलिनोमियल में रखते हैं, ये px पॉलिनोमियल हो गया। अब p1 अगर हम लोग रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज़ 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का यह वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, तो इसको हम लोग कहेंगे जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, वेरिएबल का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ये भी आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा। तो आप सोच रहे होंगे तब से कि सर तो केवल क्लास 9 की बातें कर रहे हैं, क्लास 10 में तो अभी तक आए नहीं हैं। चलिए अब हम लोग क्लास 10 में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या था कि मैं क्लास 9 के कुछ चीज़ों को रिकैप करा दिया ताकि आपको पॉलिनोमियल को समझने में आसानी हो जाए। अब हम आ जाते हैं क्लास 10 के टॉपिक में। क्लास 10 का पहला टॉपिक जो हमने आपको बोर्ड में इसके पहले लिख रखा था वो था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम लोग
ज्योमेट्री के फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक लाइन बनता है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम लोग लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। तो इसका क्या होता है कि ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया। लेकिन अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये यू शेप्ड होगा। ये यू हो सकता है, वर्टिकल यू हो सकता है, मतलब इस तरह से हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, ये यू शेप्ड या वर्टिकल यू शेप्ड। इसके बारे में हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कब यू शेप्ड होता है और कब वर्टिकल यू शेप्ड होता है। अब देखिए, हमने यहाँ इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक्सिस हो गया हमारा एक्स डैश, सॉरी वाई डैश, वाई डैश, और ये हो गया एक्स डैश एक्स। यहाँ पर भी इसको एक्सिस लेते हैं हम लोग, वाई डैश, और ये हो गया एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। तो ये दो तरह का हमने ड्रॉ किया। अब मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये दोनों देखिए एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि ये एक्सिस को कट करता हुआ ही बने। सपोज़ करिए कि ये हमारा क्या कहते हैं, इस तरह का बन गया, पैरेलल टू द वाई एक्सिस या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर टच ना करे तो उसको हम लोग कहते हैं कि उस पॉलिनोमियल का कोई जीरोज़ नहीं है। यानी एक्स एक्सिस को जहाँ पर टच करेगा या कट करेगा वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। तो सपोज़ करिए कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ देखिए ये जीरो, सपोज़ करिए ये है, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ हम लोग ले लिए, इसको हम लोग ले लेंगे 1, ये ले लिए 2, ठीक है। तो अब यहाँ कोऑर्डिनेट जब हम लोग देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लेते हैं तो ये 0,2 होगा, ठीक है। तो अब एक पॉलिनोमियल्स हम लोग लिखते हैं। चलिए ऐसा पॉलिनोमियल लिखते हैं कि हमारा एक्स और वाई का वैल्यूज़ समझ में आ जाए। जैसे हमने यहाँ पॉलिनोमियल लिया था ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी अगर हम लोग लेते हैं तो सपोज़ करिए अगर हम लोग लेते हैं 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल ले लिए 2x प्लस 3, ठीक है। 2x प्लस 4 लेते हैं, सपोज़ करिए 2x प्लस 4 लेते हैं। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा ग्राफ होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल को y मान लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब x का वैल्यू हम लोग रेंडमली चूज़ करते हैं। तो x इक्वल टू अगर -2 लेते हैं तो y इक्वल टू हो गया 2 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2-3 वैल्यूज इस तरह से x और y का ले लेंगे। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो है आपको इस तरह से एक लाइन मिलेगा। यहाँ सपोज़ करिए कि आपका आ गया ये 0, ये 1, -1, ये -2, ये 3, इस तरह से। अब ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2, 0। अब
ये वैल्यू अगर यहाँ हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है, y का वैल्यू 0 हो जाता है और x का वैल्यू -2, यानी ये इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का केवल एक ही जीरोज़ होते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल जो है वो हमारा टॉपिक क्लास 10 में नहीं है, हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हम लोग चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ax² + bx + c होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक रियल पॉलिनॉमियल ले लेते हैं और उसके जीरोज़ को देखेंगे और उसका पहले हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो पॉलिनॉमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, ये एक्स एक्सिस को जितने बार कट करे या जितने बार टच करे वो उसका जीरोज़ होता है। चलिए देखिए, मैंने ये एक जनरल फॉर्म लिख के रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का और एक रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया है। अब इसके जीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अब हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ यू शेप्ड होता है। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल का ग्राफ यू शेप्ड होता है, ऐसे या वर्टिकल यू। अब देखिए यहाँ पर ए जो है ये अगर ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स ए कभी 0 नहीं हो सकता है, ए जब भी होगा तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन इट्स ग्राफ इज़ यू शेप्ड, इसका ग्राफ यू शेप्ड होगा। एंड इफ़ ए इज़ लेस देन 0 तो इसका ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल यू होगा। यानी ए अगर नेगेटिव है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यू शेप्ड हो जाएगा। और ए अगर क्या कहते हैं, ए अगर नेगेटिव है तो इस तरह होगा और पॉजिटिव है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ इस तरह होगा। अब ये ग्राफ जो है इसके कई पोजीशन हो सकते हैं। जैसे हम लोग अगर कार्टेशियन प्लेन लेते हैं इस तरह का, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन लिया, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट हो गया। तो ये किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस को कट कर सकता है या एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, चाहे वर्टिकल शेप हो या यू शेप हो। तो सपोज करिए कि यू यहाँ इस शेप में है, यानी ग्राफ ऐसा है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, तो इसका मतलब होता है इट हैज़ नो एनी जीरो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कोई जीरो नहीं है। अब ऐसा ना हो करके आप सोचिए कि इस तरह का है, ऐसा यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब है कि इट हैज़ ओनली 1 जीरो, दिस पॉलिनॉमियल हैज़ ओनली 1 जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। अब ऐसा ना हो करके ये इस तरह से है, तो देखिए यहाँ 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी इसके 2 जीरोज़ होंगे। देखिए मैं वाई एक्सिस के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, केवल हम एक्स एक्सिस को बोल रहे हैं। यानी एक्स एक्सिस को जितना बार टच करे या कट करे कोई ग्राफ, तो उस पॉलिनॉमियल के उतने जीरोज़ होते हैं। ठीक है, अब ग्राफ यू शेप्ड के अलावा क्या और दूसरे शेप्ड हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या है। जिस तरह से डिग्री होगा उस तरह से ग्राफ बनेंगे, यानी ग्राफ क्या होता है, कर्व भी हो सकता है। अब अगर इस तरह से कोई ग्राफ है तो इसके जीरोज़ कितना होंगे, 1 2 3, 3 जीरोज़ हो जाएंगे। तो अब हम लोग किसी भी पॉलिनॉमियल का
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में बात करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा। जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 सिचुएशन लिया था। एक तो हमने केवल क्वाड्रेंट में ग्राफ ले लिया था, यानी हमने बताया इट हैज़ नो ज़ीरो, इट मीन्स इट हैज़ नो ज़ीरो। एक हमने एक्स एक्सिस को टच करता हुआ लिया था, तो हमने बताया था इट हैज़ 1 ज़ीरो। एक कट करता हुआ बताया था, 2 जगह पे कट कर रहा था, तो हमने बताया कि इट हैज़ 2 ज़ीरोज़। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसकी जितनी डिग्री होती है उतनी ही होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ मैक्सिमम number of zeros of any quadratic polynomial, any polynomial, sorry quadratic नहीं लेंगे, any polynomial is equal to its degree। यानी जितनी डिग्री होगी उतनी उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके 2 होंगे। मिनिमम 2 से कम 1 और 0 भी हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1, 2 या 3 होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर 3 होंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक है यानी उसकी डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ उसके 4 होंगे। 4 से कम भी हो सकते हैं। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ उसके जितने डिग्री होते हैं। अब हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं ax⁴n + bx + c। तो देखिए इसकी पावर डिग्री कितनी है, n। तो n है, n जहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, 1 हम लोग ले चुके हैं, 2 3 4 5 से ले रहे हैं कोई भी नंबर, यानी इसकी डिग्री n है। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ n होंगे। तो ये हो गए जीरोज़। अब हम लोग देखते हैं जीरोज़ निकालते कैसे हैं, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा होगा जीरोज़ का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन। चलिए, तो यहाँ देखिए एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है मेरा 3x² + 5x + 2। तो इसका जीरोज़ हम लोग निकालेंगे। जीरोज़ निकालने का जो सबसे पॉपुलर और आसान तरीका है वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशंस के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट या बीच का टर्म को ब्रेक करने का मेथड अपनाएंगे, और पॉलिनोमियल को हम लोग 0 मान लेंगे लास्ट में। चलिए, तो पहले हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। यहाँ मैं मिडिल टर्म स्प्लिट के तरीके नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये 9th का टॉपिक है, फिर मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे हैं, इसीलिए मिडिल टर्म स्प्लिट के मेथड को हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका जीरोज़ निकालते हैं। तो चलिए, ये हो गया 3x² प्लस ये 5x है। देखिए 3x² + 5x + 2। तो इसको +2 नहीं, हम लोग -2 ले लेते हैं। तो ये हो गया 3x² + 6x - x, और ये हो गया -2, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 टर्म हैं, इसमें से हम 3x कॉमन ले लिए, तो ये हो गया हमारा x + 2। अब x - 2 में कोई भी टर्म जो है वो हमारा कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x - x + 2। अब देखिए ये x + 2 इंटू ये 3x - 1 आ गया। अब ये 0 कब हो सकता है, ये पॉलिनोमियल 0 कब हो सकता है, 2 फैक्टर हो गए, ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर। तो कोई एक फैक्टर अगर 0 हो जाए तो क्या होगा कि वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो अगर x + 2 0 है तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। अगर 3x - 1 0 है
तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कोई इस दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/3। कैसे हमने ये किया, 2 को इधर ले गया -2 हो गया, यहाँ पर 1 को इधर ले जाएंगे +1 और 3 का साइड चेंज करेंगे तो /3 हो जाएगा। तो देखिए x का ये दो वैल्यूज़ आए, इस दोनों वैल्यूज़ में किसी एक को अगर यहाँ रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो अभी हमने आपको जीरोज़ के बारे में बताया था, यानी x का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो ये दोनों जो हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हो गए। अब जीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा और बीटा के टर्म में शो करते हैं। तो किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो चलिए हम अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 1/3 एंड बीटा इक्वल टू -2। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो अल्फ़ा और बीटा हो गया, जिसका वैल्यू 1/2 और -3 है। तो ये तरीका हुआ जीरोज़ निकालने का। ठीक है, तो जीरो जब आप निकाल लिए तब हम लोग आएंगे इसके क्या कहते हैं कि जीरोज़ अगर दिए हुए हैं तो उससे पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, रिवर्स वर्क करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम लोग जीरो कैसे निकालें, और अगर जीरोज़ दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये जीरोज़ हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है, तो सीधे हम लोग जो फैक्टराइज किए थे वो x प्लस समथिंग था। तो एक तरीका है पॉलिनोमियल निकालने का कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा करते हैं। तो इससे भी जीरोज़ निकल जाएंगे, यानी अल्फ़ा का यहाँ पर वैल्यू, बीटा का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं आता है या नहीं। तो x माइनस अल्फ़ा 1/3 है और ये k इंटू एक कांस्टेंट से हम लोग इंटू करेंगे, और ये हो गया x प्लस 2, क्यों माइनस बीटा, यानी -2 करेंगे तो x प्लस 2 हो गया। यहाँ अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो गया 3x माइनस 1 और ये x प्लस 2 k। अब ये 3 को बाहर ले आएंगे तो k ये हो जाएगा k/3 इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको इंटू कर दीजिए, 3x को x से इंटू किए तो 3x को अगर हम लोग x से इंटू करते हैं तो k/3 इंटू 3x², फिर 3x को 2 से इंटू किए प्लस 6x, फिर -1 को x से इंटू करेंगे -x, फिर -1 को 2 से इंटू किए -2। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं लेट k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू 3 होगा तो 3 और 3 क्या होगा, कट जाएगा। आपको बच गया 3x², 6x माइनस x दैट इज़ 5x एंड -2। तो देखिए ये पॉलिनोमियल आ गया। लेकिन अब यहाँ हमने जो ये k लिया इसका क्या मीनिंग हुआ, क्यों हमने ये k कांस्टेंट लिया और फिर k इक्वल टू 3 हम लोग क्यों मान लेते हैं। तो हमारा ये जो मानना था ये एक फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है। उस फैक्ट को मैंने अभी तक बताया नहीं, अब चलिए बताते हैं। ये कोई राज नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं फैक्ट को नहीं बताना चाह रहा हूँ, इस राज को राज रख रहा हूँ, ये राज नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अब बता रहा हूँ क्या है कि ये जो दो जीरोज़ दिए हुए हैं, इस जीरोज़ से, दो गिवन जीरोज़ से हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, 2 गिवन जीरोज़ से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं। लेकिन उसमें से केवल एक जो होगा वो लोएस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब ये k का वैल्यू हम लोग चेंज करते रहें तो क्या होगा, नए नए हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे। k इक्वल टू 3 नहीं लेकर के k इक्वल टू 6 ले लिए तो ये पॉलिनोमियल 2 से इंटू हो जाएगा। k इक्वल टू 9 ले लिए तो ये पॉलिनोमियल 3 से इंटू हो जाएगा। इस तरह से
बहुत सारे वैल्यूज़ या बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। मीन्स दो गिवन जीरो से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनते हैं, बट in those polynomials we have one and only one polynomial which is in standard form। इसीलिए के हमने एक कांस्टेंट लिया कि हमने बताया 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब ले लेते हैं 6x² प्लस 10x माइनस 4। अब ले लेते हैं 9x² प्लस 15x माइनस 6। तो इस तरह से बहुत सारे पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। इस पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से -1 से कर लेते हैं तो ये हो गया -3x² माइनस 5x प्लस 2। तो इन सारे पॉलिनोमियल का जीरोज़ यही होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए कि दो गिवन जीरो से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये एक तरीका था गिवन जीरो से पॉलिनोमियल बनाने का, यानी ये एक फॉर्मूला था। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी हम लोग लर्न करेंगे। वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। क्या होता है? ये होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये है दूसरा फॉर्मूला, जीरोज़ अगर दिया हुआ है उससे पॉलिनोमियल निकालने का। तो चलिए इस दोनों जीरोज़ का हम लोग सम निकालते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इक्वल टू 1/3 माइनस 2, एलसीएम हो जाएगा यहाँ 3। तो ये हो गया 1 माइनस 6, दैट इज़ -5/3, ठीक है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 इंटू -2, दिस इक्वल टू -2/3। अब हम लोग ये सम और प्रोडक्ट को यहाँ रखते हैं। तो क्या था हमारा फॉर्मूला जीरोज़ निकालने का? k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज़ और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए साइन में कंफ्यूज मत करिएगा, अल्टरनेटिव होता है, पहला माइनस फिर दूसरा प्लस, ठीक है। पहला माइनस और दूसरा प्लस होगा साइन। तो ये हो गया k इंटू x² माइनस 5/3। तो माइनस माइनस प्लस 5x/3 और ये हो गया माइनस 2/3। अब ये 3 एलसीएम लेके बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? k/3 इंटू 3x² प्लस 5x माइनस 2। यहाँ पर भी लेट k इक्वल टू 3, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ये पूरी कट जाएगा। तो ये हो गया 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो देखिए यही पॉलिनोमियल का जीरोज़ था हमारा, ये पॉलिनोमियल आ गया। यानी अब ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, अगर जीरोज़ दिया हुआ रहे तो पॉलिनोमियल निकालने का तरीका, या लैंग्वेज में ऐसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड zeros of the polynomial when polynomial is given and the polynomial when zeros are given। दो टॉपिक हमने बताया कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जीरो कैसे निकालेंगे, और अगर जीरोज दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। अब जो लास्ट टॉपिक मेरा बचता है वो है कि हम जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन कैसे देखेंगे या किस तरह से वो रिलेट हैं। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी से लेते हुए
देखेंगे कि कैसे वो चेंज होते हैं एमसीक्यू में, यानी आपके जो नवंबर में एग्ज़ाम होंगे उससे उसको रिलेट करेंगे। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग रिलेशन देखते हैं कोएफिशिएंट और जीरोस का। तो ये ही इसी पॉलिनोमियल से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ax² प्लस bx प्लस c। अब इस पॉलिनोमियल को इसके फ्रेम में रखते हैं। तो 3x² प्लस 5x माइनस 2, ध्यान दीजिए a के जगह पे क्या है 3, यानी a इक्वल टू 3, b के जगह पे क्या है 5, b इक्वल टू 5, c के जगह पे क्या है -2, ठीक है। यानी x² के कोएफिशिएंट को a कहेंगे, x के कोएफिशिएंट को b कहेंगे और c कांस्टेंट टर्म होता है। यानी पहला टर्म जो है ये स्क्वायर टर्म या क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरा टर्म लीनियर टर्म और ये तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट a, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट b, ठीक है, और ये कांस्टेंट नंबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, आइए, सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया -2 या 1/3 -2, यानी यहाँ एलसीएम लेंगे अगर 3 तो ये हो जाएगा 1 - 6 इज इक्वल टू -5/3। अब हम लोग यहाँ से एक टर्म लिखते हैं -b/a, यानी पॉलिनोमियल का b और a का रेशियो नेगेटिव फॉर्म में। तो b कितना है 5, तो ये हो गया -5, a कितना है 3। तो देखिए क्या आया, सम ऑफ जीरोस -5/3 और -b/a भी आया मेरा -5/3। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच, कि दो जीरोस का सम कोएफिशिएंट के -b/a के इक्वल होता है। अब हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो गया 1/3 इंटू -2, दिस इक्वल टू -2/3। अब हम लिखते हैं c/a, इस पॉलिनोमियल का c/a, तो दिस इज नथिंग बट c -2, ठीक है, और a क्या हो गया 3। तो क्या आया आपका अल्फा इंटू बीटा जो आया -2/3 और c/a भी आया आपका -2/3। यानी दूसरा रिलेशन आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। तो ये दो रिलेशंस हैं कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। इसको भी लर्न करेंगे। सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो यहाँ पर क्या है कि इस साल का सिलेबस ख़त्म होता है। आगे जो हमारा दिया हुआ था टॉपिक एनसीईआरटी में, वो था हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम। तो डिवीज़न एल्गोरिदम तो हम लोगों को पढ़ना है नहीं इस साल, तो हम लोग इसको एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं केवल कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा और उन क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं एमसीक्यू में, या केवल लैंग्वेज चेंज करके कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट को अगर समझे रहेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।